नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में खच्चरों के लिए एक नई एसओपी लागू की गई है। चार धाम यात्रा मार्ग पर खच्चर और घोड़े के लिए एसओपी है। यात्रा मार्ग पर तय हुई है। पशुओं की वहन क्षमता सीमित संख्या पर इसका संचालन होना है। पशुओं का रजिस्ट्रेशन होगा। माइक्रोचिपिंग बेहद अनिवार्य है। पशु क्रूरता पर होगी एफआईआर और ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। केदारनाथ यमुनोत्री कई यात्रा मार्ग पर एक नई व्यवस्था लागू की गई है। सूर्यास्त के बाद पशु संचालन पर प्रतिबंध है, यानी कि बैन लगा दिया गया है। मार्गों पर तैनात होगी स्पेशल म्यूल टास्क फोर्स। केदारनाथ में अधिकतम 5000, हेमकुंड में 1050, यमुनोत्री में 595 पशुओं के संचालन की अनुमति है। और जो पशु का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन पर भी प्रतिबंध रहने वाला है। हेमकुंड में 1050, यमुनोत्री में 595 पशुओं के संचालन की अनुमति है। और बिना रजिस्ट्रेशन किए गए तमाम पशुओं पर प्रतिबंध रहेगा। बीमार या फिर घायल अवस्था में कोई पशु पाया गया तो उनसे भी आप काम नहीं ले पाएंगे। यात्रा मार्गों पर 24 घंटे पशु चिकित्सालय उपलब्ध किया जाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ व्यवस्थाएं लागू की गई है? पहले की व्यवस्थाएं क्या थी? और साथ में ये भी बताइएगा इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य क्या है? चारधाम यात्रा के दौरान बजट वर्षों में जानवरों को लेके नियम कायदे बनाए गए थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं हो पाते और तमाम पक्षों की जांच सबसे बड़ी जिसको लेकर सरकार ने मंथन किया है। और खासतौर पर जो भी चाहे केदारनाथ की बात करें या यमुनोत्री की बात करें, यहाँ पर जो है जब भी पशु पहुंचते थे तो ठंडा पानी अक्सर पीते थे, जिसके कारण से कई पशुओं की जान गई। उसके साथ ही तमाम ऐसे जानवर भी थे, घोड़े खच्चर थे जो कि पहले से ही बीमार थे और उनको वहां पर उनसे पानी करवाया गया था, जिसके चलते कई घटनाएं। तो इसलिए अब इस बार जो है कड़े नियम बनाए गए हैं और एक एसओपी जारी कर दी गई है कि पशु क्रूरता को लेके अगर किसी भी तरीके से कोताही बरती गई तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो पशुओं की क्षमता है, संख्या है, उस पर भी लगाया। पिछली बार जो है इस पर अंकुश नहीं था और अपने मनमर्जी से जो घोड़े खच्चर मालिक है वो लेके जा रहे थे। हालांकि पिछली बार भी स्वास्थ्य संबंधी जो मदन, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसमें माइक्रोचिपिंग बेहद अनिवार्य होगी। इन तमाम व्यवस्थाओं के संचालन के लिए क्या एक विशेष टीम का गठन किया गया? क्या कोई कमेटी बनाई गई है? निश्चित तौर पर चूंकि इसके लिए एक पूरी कमेटी बनाई गई है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो विगत वर्ष से लागू की रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था, लेकिन पिछली बार जो संख्या पे रोक नहीं थी, रफ्तार की संख्या पे रोक लगा दी गई है। और चाहे केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में यहाँ पर सबसे ज्यादा पशुओं का संचालन होता है, तो वहाँ की पूरी तरीके से एसओपी जारी कर दी गई है। और खासतौर पर जो जानवर है उनका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। पूरी पशु 24 घंटे वहाँ पर तैनात रहेगी। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो त्वरित रूप से जो टीम वहाँ पर पहुंचेगी और रजिस्ट्रेशन और पशु में जो चीज लगाई गई है वो अनिवार्य कर दिया गया है और उसके काफी संख्या भी जो है सीमित कर दी गई है। अब सवाल ये भी है क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप पशुओं का उपयोग नहीं कर सकते, उनका संचालन नहीं कर सकते यात्रा मार्ग पर, फिर क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो श्रद्धालु रात्रि के समय आते हैं? मदन, देखिए, निश्चित तौर पर रात्रि समय पर पशुओं के संचालन पर पूरी तरह से बैन लगा दी गई है, क्योंकि इस बार अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे। जिस तरह से देख रहे हैं कि लगभग 1 लाख के तकरीबन चारों धामों में जो है दर्शन हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर और ज्यादा डिमांड हो रही है। और इसी के चलते जो है तमाम पशु के जो बीमार थे उनका भी संचालन कर रहा था, जिसके चलते ये एसओपी बनाई गई है। और निश्चित तौर पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर कड़े नियम भी लागू कर दिए गए हैं कि अब जो है सबसे पहले जो है पशुओं का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं। हालांकि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंचे होंगे, तमाम व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की गई है। और चूंकि अब रजिस्ट्रेशन
संख्या बहुत अधिक हो चुकी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैन लगाया जा रहा है। तो अगर पशुओं के साथ क्रूरता की तो लाइसेंस भी निरस्त होगा, ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा और तमाम जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना अनिवार्य है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आके देहरादून में ईदगाह में अदा हुई है बकरीद की नमाज। राजधानी में अकीदत के साथ त्योहार मनाया गया। नमाज के लिए श्रद्धालुओं का एक सैलाब देखने को मिला, नमाजियों का हुजूम देखने को मिला है। शहर काजी ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया है। नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हुए नजर आए। अहंकार और खराब आदतों की कुर्बानी पर भी खास फोकस रहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार उल्लास के साथ मनाया जा रहा। सुबह से ही मुख्य ईदगाह और मस्जिदों में नमाजियों का एक हुजूम है जो आपको नजर आ रहा होगा। मुस्लिमों ने एक साथ विशेष नमाज अदा की है। नमाज के बाद शहर काजी हसीम अहमद कासमी ने खुतबा पढ़ते हुए समाज में आपसी भाईचारे, शांति, सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपने अहंकार की भी करिए, उन खराब आदतों की भी आपको करनी चाहिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बकरीद के त्योहार को देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मैं पैगाम दे चुका हूँ, बार बार दे चुका हूँ कि ये जो हमारा ईद का मौका होता है ये खुशी का मौका होता है और अच्छाई सिखाने का मौका होता है कि हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। तो देहरादून की ईदगाह से हमारा पैगाम यही है कि अच्छाई का सलूक हो, हुकूक देने की बात हो, हुकूक छीनने की बात ना हो, कोई नफ़रत की बात ना हो, मोहब्बत की बात हो। तो मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत, ईद का मौका जो है मोहब्बत का मौका है। मैं पैगाम दे चुका हूँ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक बेहद अच्छी बात यहां पर शहर के काजी की तरफ से की गई है कि उन तमाम खराब आदतों की भी आप कुर्बानी दीजिए। बकरीद के इस अवसर पर नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए ये तमाम मुस्लिम नजर आए और खास इंतजाम भी किए गए हैं तमाम ईदगाहों पर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि किसी तरीके से अराजक तत्व यहाँ पर हिंसा ना करे, किसी तरीके का तनाव ना हो, इसलिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी यहाँ पर तैनाती की गई। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो नमाज अदा करने के बाद ये सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आए। राजधानी में अकीदत के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। नमाज के समय क्योंकि ये कुर्बानी का मौका होता है, ऐसे में काजी की तरफ से एक अपील भी लोगों से की गई, जो उनकी खराब आदतें हैं, जो खराब विचार है, आप उनकी भी कुर्बानी करिए। ईदगाह में बकरीद की जो नमाज है वो अदा की गई है। इसके लिए तमाम तैयारियां भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की गई। उन्हें दुरुस्त किया, किसी तरीके की घटना ना हो, तनाव ना फैले, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा। तो वही विकास नगर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार है और बेहद अकीदत, उत्साह और आपसी भाईचारे के साथ ये त्योहार मनाया गया। सुबह से ही क्षेत्र की मस्जिदों ईदगाहों में नमाजिया जो नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं, विशेष नमाज अदा कर मुल्क के लिए अमन चैन की दुआ करते हुए नजर आए। नमाज के बाद इमाम रईस अहमद मुफ्ती मुबीन अहमद ने त्योहारों के जरिए त्याग, इंसानियत, बराबरी का संदेश दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही मुस्तैद नजर आए। ईद उल अजहा का दिन है जिसको हम बकरीद के नाम से याद करते हैं और इस दिन में तमाम बिरादरान इस्लाम एक जगह होकर के नमाज अदा करते हैं और शरीयत के दायरे में रहकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और जो अल्लाह का फरमान है कुर्बानी करना अपनी पसंदीदा चीज़ का, उसकी हम लोग कुर्बानी देते हैं और बहुत अमन के साथ, शांति के साथ में ये त्यौहार मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दतों से होता आ रहा है। ईद उल अजहा का दिन है
और हम सभी बिरादरान वतन को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं और सभी से दरख्वास्त करते हैं कि प्यार मोहब्बत से अमन सलामती के साथ पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार मुसलमान भाई मनाएं। तो वहीं आज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे अकीदत और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह मुख्य ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाया, मुबारकबाद बधाई देते हुए नजर आए। नमाज के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलीम ने देश में अमन, चैन, भाईचारे के लिए खास दुआ कराई है। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने वालों के मंसूबे नाकाम होने की बात भी कही। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नमाज अदा करने के बाद मुबारकबाद भी एक दूसरे को देते हुए नजर आए। जश्न की ये तस्वीरें भी हैं। हमने ईद की नमाज पढ़ाई है और ईद की नमाज में दुआ की है पूरी दुनिया के इंसानों की कि आपस में अमन और शांति रहे। ख़ासतौर से हमारे मुल्क भारत के लिए दुआ की है कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसमें खुशहाली अता फरमाए। और यहाँ के ताजिरों और काश्तकारों के लिए दुआ की है, उनकी तिजारत में, उनकी खेती बाड़ियों में, उनकी जानवरों की हिफाजत हो, इसके लिए दुआ ही और हिदायत दी है। आज ख़ास तौर से जो कुर्बानी का जानवर ज़बह होगा उस सिलसिले में ये हिदायत दी है कि बहुत ही एहतियात से करें, वीडियो न बनाएं ख़ास तौर से। तो वहीं किच्छा में गैस सिलेंडर लीकेज से हादसा हो गया है। आग की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए हैं। खाना बनाते समय अचानक आग लगी है। गैस एजेंसी परिसर के कमरे में ये हादसा हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। घायल अवस्था में एक व्यक्ति को दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफरा तफरी का ये माहौल उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में एक गैस एजेंसी परिसर में सिलेंडर लीकेज होने की वजह से आग की घटना सामने आई है। इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गोदाम के कमरे में खाना बनाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत CHC किच्छा ले जाया गया है, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि आग गोदाम में रखे अन्य सिलेंडरों तक नहीं पहुंची, वरना हादसा बेहद भयावह हो सकता था। अफरा तफरी का ये माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देवरिया में रहने वाला परिवार ने बताया कि उनके गैस सिलेंडर का सब चेंज करते टाइम रेगुलेटर तब गैस सिलेंडर फटा है। उसकी वजह से उनका एक 10 साल का बच्चा और दोनों मियाँ बीवी घायल हुए। उनके छोटे छोटे सब छिला है, लेकिन ज़्यादा सीरियस हालत नहीं है अभी। एक और हैं इनके अलावा संजीव कुमार नाम के, उनको भी जला है दोनों पैरों में और हाथों में। जो इस फैमिली के जला है उनका हेड ऑफ द फैमिली मुनीश कुमार नाम है। उनके हाथ, पैर, एक्सिला रीजन, पूरा फेस सब में बर्न इंजरी है और स्वेलिंग दिख रही है। यहाँ प्राइमरी उपचार किया गया। सब उसमें जाइलोकेन, सोप्रामाइसिन जो क्रीम लगती हैं दर्द की, सुन करने की, सब लगा दी। ये तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि आग के चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए हैं। उन सभी लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। खाना बनाते समय ये आग लगी थी। हालांकि गनीमत ये रही कि एजेंसी में रखे और तमाम सिलेंडर में आग नहीं लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत सिंह किच्छा से जुड़ चुके हैं। रंजीत, अभी तक क्या हालात हैं जो इस हादसे में झुलस गए उन लोगों की, और आग लगने की क्या वजह बताई जा रही है? बताना चाहूंगा कि किच्छा के ग्राम देवरिया के पास में एक गैस एजेंसी का जो प्राइवेट एजेंसी है उसका गोदाम था। वहां पर जो कि एक सिलेंडर के खाना बनाते समय ये हादसा हुआ है। जो रेगुलेटर था उसका वो खराब होने के कारण जो आग पकड़ी, उसके बाद में वो सिलेंडर फटा है, जिससे महिला जो खाना बना रही थी वो जुड़ गई। और इस टाइम जो
बच्चा 10 वर्षीय है और 2 अन्य लोग हैं, वो हायर सेंटर रेफर किए गए हैं, जिनको इलाज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चल रहा है। जी रंजीत, अब सवाल ये है, क्योंकि ये गैस एजेंसी है, यहाँ पर तमाम सिलेंडर होते हैं, इस तरीके से लीकेज की घटना अपने आप में एक सवाल ये भी उठा गई है कि क्या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया, लापरवाही बरती गई? रंजीत जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह की ये लापरवाही है, बहुत तगड़ी लापरवाही है, जहाँ पर हजारों सेंटर जो सिलेंडर गोदाम में पड़े हुए थे, वो बड़ी तगड़ी लापरवाही है। इस वजह से जहाँ जो उनकी लापरवाही के चक्कर में जो हजारों सिलेंडर जो वो बच चुके हैं। प्राथमिक उपचार के बाद झुलसे हुए लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और देखिए इस पूरे मामले पर जांच जारी है। बहुत शुक्रिया रंजित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। किस प्रकार से हीट वेव चल रही है, ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग सीएम सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं, उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुंच गया है पूरे देश के अंदर। और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक, यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं यूपीसीएल उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए सभी विभागों में, जिन जिन विभागों ने भी इसमें समन्वय का काम किया है, उन सभी संस्थाओं का भी मैं उनके समन्वित प्रयासों की सराहना करता हूं। क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में हम सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर किसी न किसी विभाग का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का समन्वित जो प्रयास होता है, एक टीम भावना होती है। और मैं कहूँगा कि ये टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता और उनके समर्पण का परिणाम है। सौर कौथिक व्यापक जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक तथा अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति एक अभूतपूर्व जन जागरण का जो वातावरण तैयार किया है। और इन्हीं सभी प्रयासों का आज परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है और अनेक उपलब्धियां भी हमको दिखाई दे रही हैं। मैं सीईडब्ल्यू की पूरी टीम को उनके सहयोग एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना भर मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को एक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के माध्यम से आम नागरिकों के विद्युत व्यय में कमी लाई जाए, पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाया जाए तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य प्रदान किया जा सके। और जब हम राज्य का बजट बना रहे थे, उस समय मैंने अपने राज्य के सभी जो स्पेशल जो अधिकारी लोग इस पर काम कर रहे थे, विशेष रूप से उनको मैंने कहा कि
हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं और बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे पास, और बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर अब हमारा स्थायित्व आ गया है, यानी कि ठहराव आ गया है, तो उनसे आगे हमको निकलना होगा। इसी प्रकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है उसको निश्चित रूप से हमें उपयोग में लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के सामने एक प्रेरणादायक एवं एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा। बहुत सारे क्षेत्रों में पिछले 4-5 सालों में जो काम हमने किए हैं, जो भी डिसीजन यहाँ लिए हैं, उन सभी में आज वो पूरे देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में दूसरे राज्य भी उसको देख रहे हैं। चाहे वो हमारा SDG इंडेक्स हो, SDG इंडेक्स में हम पहले नंबर पर हैं। प्रिपेयर्डनेस जो हमारा एक्सपोर्ट तैयारी सूचकांक है, उसमें भी हम पूरे देश में पहले दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे बहुत सारे, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा मत्स्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार यहाँ को मिलना हो। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते रहो।